हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.6 की। वही चैप्टर नंबर 3 पैराग्राफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में 6 नंबर की जो एक्सरसाइज है, मतलब 3.6 एक्सरसाइज है, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको रिड्यूस करना होता है, मतलब डायरेक्टली उसको सॉल्व करने से अच्छा होता है कि हम उसमें कुछ एज्यूम कर ले पहले और बाद में उसको सॉल्व करें। तो आइए पहले हम कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट भी ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या है, मैं थोड़ा सी हिंट दे दे रहा हूं आपको। जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखा है 1/2x, तो वैसे तो आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x और 1/x को कुछ एज्यूम कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, है ना। या फिर दूसरा काम क्या कर सकते, जैसे हमारे क्या कर सकते हैं, जैसे 1/2 इंटू x, इसको हमने a मान लिया तो 1/2 a हो गया। ऐसे ही मान लीजिए 1/3 को हम b मान लें तो 1/3 b हो जाएगा। मतलब इस तरीके से ये a/2 हो गया, ये b/3 हो गया, और इसके आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और बाद में a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे, फर्स्ट पार्ट इसका। हम सेकेंड पार्ट आपको बता रहे हैं, इसमें रूट है। अक्सर स्टूडेंट्स रूट को देख करके डरने लगते हैं, तो इसका जो सेकेंड पार्ट है ये इसकी बात करते हैं। इसमें है 2/√x, सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। उसके बाद है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो सकती है। या फिर 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इक्वल टू -1, ये सेकेंड इक्वेशन हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट 1/√x इक्वल टू a और 1/√y इक्वल टू b। हमने क्या किया कि 1/√x को a और 1/√y को हमने b एज्यूम कर लिया, ठीक है। देन इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी 2, और ये 1/√x को हमने a माना तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा 4 और इसको हमने a एज्यूम किया तो 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। इस तरीके से इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन को आप थर्ड और फोर्थ कर दीजिए, क्योंकि 1 2 तो ये था ही, थर्ड फोर्थ हमने यहां पर कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आप ध्यान दीजिए, इसमें स्टेटमेंट तो आप लिख ही लेंगे, क्योंकि इससे पहले की एक्सरसाइजेस में मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जैसे अगर फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9b हो जाएगा, नीचे भी 9b है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर 4a हो जाएगा, नीचे भी 4a है। तो आपको क्या करना है, हम क्या इस फर्स्ट इक्वेशन को, मतलब इक्वेशन 1 को हम क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, डायरेक्टली देखिए स्टेटमेंट आप लोग लिख लेंगे। मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। सॉरी फर्स्ट नहीं, थर्ड इक्वेशन को, क्योंकि थर्ड नंबर हमने इसको किया हुआ है। तो थर्ड इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये 6a प्लस 9b इक्वल टू, यहां पर 3 से चूंकि मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। ये वही थर्ड इक्वेशन है, या इसको फोर्थ कर सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद में, और फोर्थ तो ऑलरेडी है, फिफ्थ कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये फिफ्थ इक्वेशन हो गई। और इसको आप उसी तरीके से रहने दीजिए, जैसे 4a, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज करना नहीं, माइनस 9b इक्वल टू -1। ये ऐसे आपने कर दिया, और ये वही फोर्थ इक्वेशन है। तो हमने क्या किया कि जो थर्ड इक्वेशन है उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से हालांकि कोई वैल्यू नहीं चेंज होती है, आप नंबर वो भी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि इसके आगे हमें वैल्यू पुट करनी होती है तो हम वहां पर मेंशन करते हैं कि बताते हैं कि इस इक्वेशन नंबर में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हम इसको भी थर्ड नंबर कहेंगे तो कंफ्यूजन होगा कि वैल्यू हम यहां पुट कर रहे हैं या वहां पुट कर रहे हैं। हालांकि कहीं पर भी कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में देखिए इसको क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी ऐड करना है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है और साइन अपोजिट है। जब साइन अपोजिट है, दोनों वैल्यू सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग
एडिंग, तो क्या होगा, ये कैंसिल। अब ये हो जाएगा 10a इक्वल टू 5, या फिर a इक्वल टू आ गया 1/2, क्योंकि 5/10 आएगा तो a की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब इस a की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जो a वाली इक्वेशन है, देखिए यहां पर है, जैसे 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, इसमें हम a की वैल्यू 1/2 पुट करें तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 2, ये 3b इक्वल टू हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 उधर जाकर के माइनस होगा तो 2 - 1, या 3b इक्वल टू आ गया 1, तो b की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक, तो इस तरीके से हमने यहां पर a और b फाइंड कर लिया। लेकिन हमारा टारगेट a और b फाइंड करना नहीं था, हमें फाइंड करना था x और y, क्योंकि जो गिवन क्वेश्चन था वो x और y के टर्म्स में है। तो अब आइए हम यहां पर इसको रेस कर देते हैं, यहां तक थोड़ा सा ही करना है, क्योंकि इसके आगे बस यहां तक कर देते हैं। उसमें हम अब हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमने देखिए क्या फाइंड किया कि a इक्वल टू है 1/2, और ध्यान दीजिए a हमने एज्यूम किसको किया था, 1/√x को, हो जाएगा 1/√x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, या फिर √x इक्वल टू 2 आ गया, और हमें तो x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, रूट हट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, x 4 आ गया। ऐसे ही बिल्कुल b की वैल्यू जो आ रही 1/3 आ रही, और b क्या था 1/√y इक्वल टू 1/3, तो √y इक्वल टू कितना हो गया 3, तो y इक्वल टू कितना हो गया 9, वही स्क्वायरिंग वो साइड करेंगे तो y की वैल्यू 9 आ गई। इस तरीके से आपने x फाइंड कर लिया और y फाइंड कर लिया। तो यहां पर हमें क्या करना है, एज्यूम करना है, एज्यूम करके क्वेश्चंस को करना है। आइए कोई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा है, लंबा क्वेश्चन होगा, इसका लास्ट पार्ट ले लेते हैं, क्योंकि उसी टाइप के लगभग सभी क्वेश्चंस हैं। इसको इरेज कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों की। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर ये इसी का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, आइए उसको ले लेते हैं। वो थोड़ा सा और लंबा होगा, क्योंकि यहां पर तो डायरेक्टली हमें एक्स और वाई की वैल्यू सेकंड स्टेज में मिल गई है, वहां पर हमें क्या करना है, 2 बार इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको उसका 50% क्वेश्चन बता देता हूं, आगे के क्वेश्चन आप कर लेंगे, मैं हिंट दे दूंगा। जैसे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1/3x प्लस वाई, ये है लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट मतलब एर्थ पार्ट, इसका ये जो है एर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का, ये नहीं है, एर्थ पार्ट इसी फर्स्ट क्वेश्चन का है। 3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4, एक तो ये है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन है 1/2 3x प्लस वाई और माइनस 1/2, दोनों में ही 1/2 है, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू ये है -1/8, तो -1/8 ये है क्वेश्चन। अब आप ध्यान से देखिए, तो इसमें ये जो सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब आप जो है इसमें क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं कि 1/2 कॉमन ले लें, या फिर आप करिए इस सेकेंड इक्वेशन को, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन तो रहने दीजिए, सेकेंड इक्वेशन को अगर हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि पूरी इक्वेशन को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर हम अब 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर भी नीचे 2 है, यहां पर भी 2 है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो भी 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर नीचे 4 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा, 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू -1/4 आ जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो अब हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम 1/3x प्लस वाई को a एज्यूम कर लें, और 1/3x माइनस वाई को अगर हम b एज्यूम कर लें, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये हो गया a, तो हो गया a प्लस b इक्वल टू 3/4, और ये क्या है a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा -1/4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए मल्टीप्लाई और ऐड करने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है। हम क्या करेंगे, मतलब ऐड करना है डायरेक्टली, आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये देखिए b भी कैंसिल हो गया, और 2a इक्वल टू आ गया 3/4 -1/4, तो ये आ जाएगा 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2/4 या 1/2, और ये जब इधर जाएगा 2 नीचे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब हम इस a की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर दें, आइए इधर कर देते हैं, जैसे मान लीजिए साइड में बता दे रहा है यहां पर भाई a प्लस बी इक्वल टू
ये है 3/4 एक इक्वेशन है। हमने a की वैल्यू 1/4 फाइंड की, तो 1/4 प्लस b इक्वल टू 3/4, या b इक्वल टू हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, और b की वैल्यू आ जाएगी 2/4 यानी कि 1/2। तो इस तरीके से यहां पर b हमने 1/2 फाइंड कर लिया। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने a और b एज्यूम किया था, यहां से देखिए हमने 1/3x प्लस वाई को a एज्यूम किया था, 1/3x माइनस वाई को हमने b एज्यूम किया था, और a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इसके ऊपर का इरेज कर देते हैं और आगे आप देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये रिड्यूस करके क्वेश्चंस को करने किया जाता है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई ऐसी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डायरेक्ट कर लीजिए, या फिर आप इस तरीके से करेंगे। तो आपने देखिए क्या फाइंड किया, a इक्वल टू 1/4, और a क्या था 1/3x प्लस वाई, तो a हो जाएगा 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 4। ये एक इक्वेशन बन जाएगी, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। ऐसे ही जो आपने b फाइंड किया, तो b इक्वल टू आपने फाइंड किया 1/2, और एक्चुअल में b था क्या 1/3x माइनस वाई, तो 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये यहां गया 2 यहां, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो जब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि इस तरीके से हमने क्या किया कि ये जो इक्वेशन थी जो आपको बहुत मुश्किल लग रही थी देखने में, वो एकदम सिंपल इक्वेशन बन गई, और सिंपल इक्वेशन बन गई तो इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो भाई अब आपको क्या करना है, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन, एक स्टेटमेंट लिखेंगे तुरंत, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, और 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 2, ऐड करेंगे तो ये y कैंसिल, ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 6x इक्वल टू कितना हो गया 6, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, x अगर आप यहां पर 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 3, तो y की वैल्यू भी यहां पर 1 आ गई। तो इस तरीके से आपने x भी 1 फाइंड कर लिया और y भी 1 फाइंड कर लिया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को रिड्यूस करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद देखिए इसके नीचे जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, तो सेकंड नंबर के क्वेश्चंस में उसी टाइप के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, हम सिर्फ एक क्वेश्चन उसका ले लेते हैं, बाकी इसके जो अदर पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के वो आप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का हम सिर्फ एक पार्ट ले लेते हैं, वो जो है वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं, किसी एक क्वेश्चन को हम आपको बता देते हैं अभी फिलहाल, और बाकी आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे। और ट्राई करना है, और ट्राई क्या करना मतलब उसमें उसको रीडिंग करनी है ठीक से, और इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन बनाने के बाद में आप उसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। ठीक है, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर एंड 2 hours। Find the speed of rowing and still water and speed of the current। आपको दो बातें बतानी है यहां पर, तो ध्यान दें, यहां पर दो एक चीज आ गई, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये चीज क्या है आप समझ लीजिए। अप का मतलब होता है चढ़ना, ऊपर जाना, और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है नीचे आना। अब यहां पर नाव को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, यानी कि नदी में चढ़ना है और उतरना है। चढ़ने का मतलब जिस डायरेक्शन में ये मान लीजिए रिवर है या नदी है जो भी है, ठीक, ये ऐसे जा रही है और आपको ऐसे आना है, तो ये अप स्ट्रीम की कंडीशन होती है। मतलब जब आप उल्टा चलेंगे तो क्या बनेगा, ये अप स्ट्रीम बन जाएगा, और उसके बाद डाउन स्ट्रीम इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं डाउन स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि ये रिवर है और आपको इधर ही चलना है, ये डाउन स्ट्रीम होता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि हमें उसी डायरेक्शन में चलना है। एक मिनट मैं इसको देता हूं। ठीक है, तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम समझ में आ रहा है।
अप स्ट्रीम का मतलब होता है चढ़ना। चढ़ने का मतलब जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें चढ़ना है, उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी, उल्टा चलना। और जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसी डायरेक्शन में आपको भी जाना है, तो वो डाउन स्ट्रीम की कंडीशन होती है। आप ध्यान दीजिए भाई, मान लीजिए इधर नदी बह रही है और इधर की तरफ आपको जाना है, तो आपकी जो एक्चुअल स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपकी स्पीड को रोकने की कोशिश करेगा। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि जिधर आप जा रहे हैं उधर ही, मतलब नदी बह रही है उधर ही आपको जाना है, तो आपकी स्पीड वहां पर बढ़ जाती है। ठीक? या आप ऐसे समझिए जैसे आप साइकिलिंग करते हैं, आपको इधर की तरफ जाना है और हवा इधर से बह रही है, तो आप क्या करते हैं भाई, आपकी स्पीड कम हो जाती है। और अगर आपको वही स्पीड रखनी है तो आपको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है। और अगर मान लीजिए आपको इधर जाना है और इधर से ही हवा बह रही है, उधर ही जाना है आपको, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। और अगर आपको स्पीड कम उतनी ही रखनी है तो आपको प्रेशर कम अप्लाई करना पड़ता है, वर्क कम करना पड़ता है ना। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ गए आप। अप स्ट्रीम का मतलब होता है चढ़ना, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है नीचे उतरना। यहां पर स्पीड कम होती है ना, ये स्पीड कम हो जाती है, लो स्पीड होती है, और यहां पर हाई स्पीड होती है, बढ़ जाती है स्पीड। ये समझना है आपको। अब दो बातें यहां पर हैं कि अगर हम ये मान लें कि जो रिवर है, नदी जो है, उसकी स्पीड है स्टिल, नदी की जो स्पीड है वो जो है फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो ये मान लें कि जो करंट की स्पीड है ना, नदी की स्पीड या करंट की स्पीड, इसको अगर हम ये मान लें कि वो यक्स मीटर, करंट से पहले लेकिन आपको बोट की स्पीड एज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्पीड है वो बोट की स्पीड ही मतलब बढ़ेगी या उसी की स्पीड को कम करना होता है। जैसे मान लीजिए बोट की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, नदी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, तो बोट की स्पीड जो है अप स्ट्रीम में 8 हो जाएगी और डाउन स्ट्रीम में 12 हो जाएगी। तो यहां पर हमें बोट की स्पीड को पहले एज्यूम कर लेना है। तो मान लीजिए जो बोट है ना, बोट वो एक्स, इसमें यूनिट देख लेते हैं, किलोमीटर पर आवर रहेगा, एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। और जो स्ट्रीम है या करंट है ना, स्ट्रीम कर लीजिए, स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, ये आपने एज्यूम किया। तो जो अप स्ट्रीम होगी वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और जो डाउन स्ट्रीम होगी ये हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये आएगा है ना, पर आवर, ये स्पीड बनेगी। ठीक? अप स्ट्रीम में स्पीड को कम होना होता है और डाउन स्ट्रीम में स्पीड को बढ़ाना होता है, इसमें बढ़ जाती है स्पीड। तो ये तो आप समझिए कि आप बोट की स्पीड लिखेंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे आप, बोट की स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर एज्यूम किया, स्ट्रीम की स्पीड को हमने y किलोमीटर पर आवर एज्यूम किया। फिर हम बात कर रहे हैं अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, तो x माइनस, क्योंकि अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाती है। तो कम कितनी होती है, जितनी स्ट्रीम की स्पीड होती है। भाई नाव अगर 10 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है और ये 2 किलोमीटर है, तो ये उतना 2 किलोमीटर कम कर देगा, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो ये x माइनस हो जाएगा और ये डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहां पर ले लिया। अब आप कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। पहली कंडीशन क्या है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक? अब स्पीड क्या, बात की गई पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड की। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, x प्लस वाई, तो स्पीड हो गई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना कवर कर रही है रितु, 20 किलोमीटर। मैं डायरेक्टली इसमें बता रहा हूं सोल्यूशन, आप इसको स्टेटमेंट करके लिख के कर लेंगे। 20 किलोमीटर और ये 2 आवर्स में, तो 2 1 जा 2 10 जा, तो फाइनली क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये एक इक्वेशन बन गई। अब डाउन उसकी जो सेकेंड कंडीशन है वो अप स्ट्रीम के लिए कहा गया। अप स्ट्रीम में उसने क्या कहा कि 4 किलोमीटर 2 आवर्स में, तो अप स्ट्रीम में x माइनस वाई तो स्पीड हो गई और 4 किलोमीटर 2 आवर्स हो गए, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो इस तरीके से x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 2। ये एक इक्वेशन बन गई। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। फिर क्या करेंगे, आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना एकदम सिंपल ही है भाई, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। सब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो गया 12, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक? तो 6 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू अगर 10 है तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस x, या फिर y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक?
तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि x की वैल्यू जो आ रही है ये कितनी आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 6 किलोमीटर पर आवर। ये 6 किलोमीटर पर आवर आ रही है और ये 4 किलोमीटर पर आवर आ रही है ना। मतलब जो नाव है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और जो नदी बह रही है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है। तो होगा क्या कि जब ये अप स्ट्रीम की बात होगी तो यहां पर हो जाएगा 6 - 4, कितना आएगा 2, यानी कि अप स्ट्रीम में उसकी जो स्पीड होगी वो एक्चुअल में 2 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी और अप स्ट्रीम में जो उन्होंने कहा कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाया जा रहा है, तो उसकी स्पीड अब 4 किलोमीटर मतलब 4 किलोमीटर उसको जाना है और जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर की रहेगी, तो भाई 2 घंटे लग जाएंगे 4 किलोमीटर चलने में। तो इस तरीके से ये चीज क्लियर होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि अप स्ट्रीम में स्पीड कम होती है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमेशा बढ़ती है, पहली चीज। दूसरा यह कि जब हम एज्यूम करने की बात करेंगे तो नाव को नदी में चलना है, इसलिए नाव को x और नदी को y मानेंगे, ठीक। और हमेशा नाव की स्पीड में ही हम प्लस करेंगे और नाव की ही स्पीड से हम कुछ माइनस करेंगे, ये ध्यान देने की जरूरत है ना। तो हमें क्योंकि स्पीड जो है नदी की कम नहीं होगी, नदी तो जैसे बह रही है वैसे बहती रहेगी, नाव की जो स्पीड है वो कम या ज्यादा होगी। तो नाव की स्पीड से ही हमें नदी की स्पीड में माइनस करनी है और नाव की स्पीड में ही हमें नदी की स्पीड को प्लस करना है। तो हमेशा ये सिचुएशन रहेगी बोट स्ट्रीम, है ना, x - y और x + y, ठीक। डाउन का मतलब बढ़ना, क्योंकि हमें नीचे उतरना है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं पहाड़ पे आपको चढ़ना हो तो चढ़ने में आपकी स्पीड कम होती है और पहाड़ से अगर आपको नीचे उतरना हो तो आपकी स्पीड बढ़ती है। तो अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाती है, तो कम करने के लिए माइनस करना पड़ता है और बढ़ती है जब तो वो प्लस करना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर हैं इस वाली एक्सरसाइज में, जिसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को मतलब इस तरीके से रिड्यूस करना है और रिड्यूस करने के बाद में उसको सॉल्व करना है और ये वैल्यूज को पुट कर देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें जितना मेन पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं इन 6-7 लेक्चर्स जो भी हमने आपको दिए इस चैप्टर में, उसमें सभी पार्ट्स सभी बातें लगभग मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर कोई पॉइंट कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उसमें हम नेक्स्ट कोई भी टॉपिक लेकर के सामने आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ठीक है। थैंक यू।